नहीं हो रहा था ना? नहीं, रिकॉर्डिंग अब नहीं शुरू हो गया रिकॉर्डिंग? हाँ, हो गया। चलो ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। बहुत दिन का फ्रस्ट्रेशन आज दूर करते हैं थोड़ा सा। हम्म। देखो, टुडे एज यूनिट 7 को वो करते हैं। एक बार व्हाट्सएप में मैसेज डाल देते हैं कि नेटवर्क इज सही काम कर रहा है, यू कैन ज्वाइन इट। हाँ हाँ हाँ, हाँ शॉर्ट थोड़ा सा पढ़ाएंगे, बोल दीजिए हाँ, बहुत थोड़ा सा, लेकिन अब एक टॉपिक। एक मिनट। एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज ओके, नाउ एनीवन कैन ज्वाइन इट, नाउ एनीवन कैन ज्वाइन। चलो ऐसे डिस्कस। हाँ तो टुडे यूनिट 7 में एक टॉपिक है, फीचर्स ऑफ फेयर ट्रायल है। तो फीचर्स ऑफ फेयर ट्रायल के रिगार्डिंग कई पॉइंट हैं। इसमें से पहला हेडिंग, पहला सेक्शन जो ऑलरेडी मेंशन किया गया उसमें, तो सेक्शन की कैटेगरी में रखा गया कि एविडेंस मस्ट बी टेकन इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज्ड। देखो, इसी के बेसिस पर एक मेंस में, यूपी मेंस में क्वेश्चन भी आ चुका है, और इसका क्वेश्चन नियर अबाउट 2015 में क्वेश्चन आया हुआ था, लेकिन अब मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है कब आया हुआ था। तो 273 का कई इसमें एक्सेप्शन भी हैं। तो इस एक्सेप्शन के अंतर्गत एक मिनट, हाँ यस, इसका एक्सेप्शन एक यहाँ पर है आपका 317 के अंतर्गत है। तो 217 के कई एक्सेप्शन है, 273 के कई एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन उसमें 317 के अंतर्गत भी रखा गया है। So today I will discuss 273 read with section 317 regarding the presence of the accused during the trial. Here, if you see the section 273, on this point, here starting word is that except as otherwise expressly provided. It means it denotes exception. This word is the exception. I always say that whenever word the except is used, that it denotes that is the exceptions. The first exception is that except as otherwise expressly provided, and like the second is that his presence will be presence of the pleader, will also be presumed presence of the accused. तो इसमें दो तरह के एक एक्सेप्शन क्रिएट हो जाएंगे। पहला तो ये है कि जैसे कि रूल ये है, रूल क्या है, अब हम यहाँ से रूल का शुरुआत करेंगे, व्हाट इज द रूल। तो रूल के पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट है रूल, यहाँ पे सॉरी सॉरी यस, यहाँ पे रूल डिस्कस हो गया। अब इसमें रूल क्या है, रूल ये बता रहा है कि ऑल एविडेंस टेकन इन द कोर्स ऑफ द ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग शैल बी टेकन इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज्ड। ये रूल है इसका। रूल क्या कहता है कि ऑल एविडेंस, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एविडेंस? एविडेंस का वही मीनिंग है जो इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 3 में डिसाइड किया गया है। इन द कोर्स ऑफ द ट्रायल, या तो ट्रायल के दौरान या किसी अन्य प्रोसीडिंग चल रही है, अदर प्रोसीडिंग। अदर प्रोसीडिंग में हम यहाँ पर इंक्वायरी ले लेंगे, या कुछ और भी मैटर हो, जो भी हो, मतलब ये है कि ऑल एविडेंस टेकन इन द कोर्स ऑफ ट्रायल, या तो ट्रायल के दौरान कोई एविडेंस लिया जा रहा हो, या कोई अन्य प्रोसीडिंग के अंतर्गत, जैसे मान लीजिए कमीशन कॉन्स्टिट्यूट कर दिया जाता है। तो कमीशन जब कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, सेक्शन 281 के आसपास में इसका डिस्कस किया गया, एग्जैक्ट सेक्शन भूल रहा हूँ। तो अदर प्रोसीडिंग है, जब कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, कमीशन भी अगर एविडेंस ले रहा है, उस कमीशन के सामने भी एविडेंस तभी लिया जाएगा जब एक्यूज्ड प्रेजेंस होगा। तो रूल कह रहा है कि ऑल एविडेंस टेकन इन द कोर्स ऑफ ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग शैल बी टेकन इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज्ड। आर से स्टार्ट होता है, यहाँ पे एक सेकेंड पार्ट है, या तो एक्यूज्ड के प्रेजेंस में लेंगे आप, या तो उसका अगर पर्सनल प्रेजेंस डिस्पेंस किया गया है, तो वहां पर आप उसके प्लीडर के हेल्प के से ले लेंगे, आप उसके प्रेजेंस ऑफ द प्लीडर ले लेंगे। रूल बस इतना कहना है कि जब भी कोई ट्रायल होगा या कोई अदर प्रोसीडिंग होगी, तो एविडेंस जब भी लिया जाएगा तो एक्यूज्ड के प्रेजेंस में ही लिया जाएगा। लेकिन दो एक्सेप्शन है। पहला एक्सेप्शन ये है कि अगर जहां पर उसका पर्सनल अटेंडेंस डिस्पेंस कर दिया जाता है, जैसे मान लीजिए कि सेक्शन 205-6 के आसपास देखेंगे,
तो उस वहाँ पर इस तरह का प्रावधान है कि वहाँ पर आप नहीं सर करेंगे आप। क्या? सर इस केस में कौन लेगा सर, मतलब किसको देगा, जज को देगा या फिर पुलिस लेगा? नहीं नहीं, पुलिस एविडेंस कभी लेता ही नहीं है। एविडेंस कलेक्ट करता है पुलिस? यहाँ पे वहाँ पे एविडेंस कलेक्शन करना अलग चीज है। यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है ना कि ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग। तो अदर प्रोसीडिंग का जब हम इंटरप्रिटेशन करेंगे तो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ट्रायल ही करेंगे, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन तो टोटली डिफरेंट थिंग्स हो जाएगा। तो ओके यहाँ सर। पर और एक बात है कि इस तरह से हम पुलिस के को यहाँ पर नहीं रखेंगे, अदर प्रोसीडिंग के अंतर्गत पुलिस को यहाँ पे हम नहीं रखेंगे। तो कह रहा है कि ऑल एविडेंस टेकन इन द कोर्स ऑफ ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग शैल बी टेकन। जब हम एविडेंस का डेफिनेशन भी देखते हैं तो एविडेंस के डेफिनेशन में चाहे ओरल डॉक्यूमेंट्री ओरल एविडेंस हो चाहे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो, दोनों कंडीशन में यही आता है कि या तो कोर्ट कोर्ट को डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिया जाता है ताकि वो इंस्पेक्शन करे, या तो कोर्ट उसको प्रेजेंट करे, कोर्ट उसको परमिट करे। तो सबसे बड़ी बात यही होती है कि एविडेंस जब भी आएगा, तो हमने कहा आपको कि एविडेंस किसके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है, सेक्शन 3 के डेफिनेशन, सेक्शन 3 के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है। जब सेक्शन 3 के कॉन्टेक्स्ट में हम पढ़ेंगे तो वहां पे एविडेंस पुलिस नहीं ले सकता, उसके कॉन्टेक्स्ट में एविडेंस सिर्फ और सिर्फ कोर्ट ही एविडेंस लेता है। ठीक ना? हेलो, हाँ सुमित, यस सर। समझ में आ गया? यस सर, क्लियर। हाँ। अब यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर इस केस को अभी बताएंगे। अब एक्सप्लेनेशन कहता है कि एक्यूट का मतलब क्या है, यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पे देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है एक्यूट को हम एक्यूट के यहाँ डिफिनेशन को वाइडर बना दिया गया है। कहा कि जिसके अंतर्गत चैप्टर 6 का प्रोसीडिंग स्टार्ट हो। चैप्टर 6 क्या होता है और चैप्टर 8 क्या कहता है? चैप्टर 8 कहता है कि मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी की बात करता है। जैसे कि सेक्शन 106 से स्टार्ट होकर के 124 का जो चैप्टर होता है चैप्टर 8 कहते हैं। तो बेसिकली जैसे मान लीजिए कि अन्ना हजारे को सेक्शन 107 के अंतर्गत अरेस्ट कर लिया गया, तो अन्ना हजारे तो कोई एक्यूट तो थे नहीं। अगर हम अगर इसका डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन हटा देंगे, तो जो व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है सस्पिशन के आधार पे, जैसे कि चैप्टर 8 के अंतर्गत सेक्शन, जब हम चैप्टर 8 जैसे ही कहते हैं तो चैप्टर 8 का मतलब क्या हो गया? चैप्टर 8 का मतलब हो गया है कि सेक्शन 106 से लेकर के 124 तक, जैसे हमारी सिक्योरिटी किसी से लेना, इस तरह का। तो वहां पर यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के माध्यम से एक्यूट के डिफिनीशन को यहाँ पे वाइडर कर दिया जाता है। अब रूल क्या है? रूल यही है कि रूल इज दैट एविडेंस मस्ट बी टेकन आइदर इन प्रेजेंस ऑफ एक्यूज और इन द प्रेजेंस ऑफ हिज प्लीडर। अब देखो यहाँ पर मैंने प्लीडर का एक्सेप्शन यहाँ बना रखा है। इसमें दो बात आती है, कहाँ से एक्सेप्शन क्रिएट होगा, कहाँ से रूल होगा। अगर हम ये बात कहेंगे कि एक्यूड का पर्सनली प्रेजेंस होना रूल है, अगर ये वर्ड स्टार्ट करेंगे कि एक्यूड का पर्सनल अपीयरेंस होना एक रूल है, तो वहां पे दो एक्सेप्शन होंगे। पहला एक्सेप्शन हो गया कि जब वो एडवोकेट को लेकर के आ रहा है, प्लीडर को लेकर के आ रहा है, तो वहां फिजिकल प्रेजेंस नहीं हो रहा है वहां पे। तो यहाँ पर हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी एक केस हम डिस्कस करेंगे, 3 केस डिस्कस करेंगे। इसमें हम ऑलरेडी डिस्कस करेंगे प्रफुल्ल विदेसाई का केस, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि यहाँ पे प्रेजेंस का दो मीनिंग होता है, एक फिजिकल प्रेजेंस होता है, कंस्ट्रक्टिव प्रेजेंस होता है। और कंस्ट्रक्टिव प्रेजेंस के दो पार्ट हैं, अभी मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ तुम लोग को। एक देखो यह चार्ट बनाया हूँ कि सेक्शन 273 के अंतर्गत प्रेजेंस का मीनिंग क्या होगा। तो प्रेजेंस का मीनिंग में हम जाएंगे तो पहले रूल क्या है? रूल है कि प्रेजेंस होना मैंडेटरी है। तो किस तरह का प्रेजेंस हो सकता है? या तो फिजिकल प्रेजेंस हो सकता है या तो कंस्ट्रक्टिव प्रेजेंस होता है। अब फिजिकल प्रेजेंस क्या होता है? फिजिकल प्रेजेंस वो होता है जब एक्यूट खुद ही पर्सनली आकर के प्रेजेंट हो जाए। कंस्ट्रक्टिव प्रेजेंस क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव प्रेजेंस को मैं दो वर्ड में डिवाइड किया, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। जहाँ पर कि एक्यूट तो प्रेजेंस नहीं होता है, लेकिन वहां पे उसका प्रेजेंस प्रिज्यूम किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक्यूट ने अपनी तरफ से प्लीडर को भेज दिया, और जब प्लीडर को भेज दिया तो यहाँ पे किस तरह का प्रेजेंस हुआ? यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव प्रेजेंस हुआ, फिजिकल प्रेजेंस की कैटेगरी में नहीं आया। और इसी केस में डिस्कस किया गया था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अगर कोई व्यक्ति प्रेजेंस होता है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो व्यक्ति प्रेजेंस होगा उसको भी हम कंस्ट्रक्टिव प्रेजेंस की कैटेगरी में रख लेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रेजेंस कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है, फिजिकल प्रेजेंस होता है, कंस्ट्रक्टिव प्रेजेंस होता है। कंस्ट्रक्टिव प्रेजेंस कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू प्रेजेंस होता है, प्लीडर के थ्रू प्रेजेंस होता है। और एक्सेप्शन क्या है?
एक्सेप्शन में हम अगर उसका फिजिकल प्रेजेंस के हिसाब से काउंट करेंगे तो 2 एक्सेप्शन होगा। पहला तो प्लीडर हो गया और दूसरा एक्सेप्शन है 299 एंड 317। तो 317 हमारे सिलेबस में ऑलरेडी रखा हुआ है। अब यहाँ से हम डिस्कस करेंगे ऑलरेडी यहाँ पे, इसको तुम पढ़ लेना यहाँ पे। एक्सेप्शन में ऑलरेडी यहाँ लिख दिया हूँ कि 2 एक्सेप्शन है, 299 है और 317 है। लेकिन यहाँ पे 3 लैंडमार्क जजमेंट है। 3 लैंडमार्क जजमेंट में ये है, एक तो तुम्हारे सिलेबस में एविडेंस में ऑलरेडी हुआ है, ऑलरेडी रखा गया है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस प्रफुल्ल बी देसाई। एक केस जो था जो डॉक्टर ग्रीनबर्ग जब अमेरिका में थे, तब यहाँ पे ये वाला पॉइंट था जिसमें कि सेक्शन 273 को डील किया गया था। और अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंट 2 जजमेंट डिसाइड किए हैं। पहला एक जजमेंट है महेंद्र चावला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का है। महेंद्र चावला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस डिसाइड हुआ है दिसंबर 2018 का है। और लास्ट केस है जो आत्माराम एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का है, जिसको कि 11 अप्रैल 2019 को डिसाइड किया गया है। इन तीनों जजमेंट में से तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीनों को मैं ब्रीफ में डिस्कस कर दूंगा। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की जब हम बात आते हैं प्रफुल्ल बी देसाई के केस में, तो एविडेंस में फैक्ट बहुत ही ऑलरेडी मेंशन किया गया है, फैक्ट वहाँ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। और इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को पहली बार अलाउ किया गया था। ये फर्स्ट केस था जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू वो लिया गया था, एविडेंस लिया गया था। तो वहीं पर एक्यूज ने आर्गुमेंट कर दिया था कि सर वो ग्रीनबर्ग अमेरिका में बैठा हुआ है, मैं इंडिया में हूँ, तो आप बताइए कि वहां पे मेरा प्रेजेंस तो हुआ ही नहीं। और 273 जो है एक कार्डिनल रूल है, वो मेन रूल है कि फेयर ट्रायल का मेन पार्ट है वो, कि विटनेस जब भी होना चाहिए, एविडेंस जब भी लिया जाना चाहिए, एक्यूज के प्रेजेंस में लिया जाना चाहिए। तो वहां पे तो ग्रीनबर्ग तो अमेरिका में बैठा हुआ है। तो वहां पर आत्माराम इसमें प्रफुल्ल बी देसाई केस में सुप्रीम कोर्ट ने 3 पॉइंट डिस्कस किया था। पहला पॉइंट तो ये कहा था कि एविडेंस का जो डिफिनीशन है, उसमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में वर्ड यूज होता है कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की कैटेगरी में आएगा, पहली बात। दूसरी बात उसने कहा था कि जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता है वो एक्चुअल रियलिटी के अंतर्गत आता है, क्योंकि यहाँ पे 2 तरह की रियलिटी डिस्कस की गई थी, एक्चुअल रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी। तो मैं हमेशा बता रहा था कि जैसे मान लीजिए कि अगर वर्चुअल रियलिटी है, हो रेगिस्तान में लेकिन महसूस होगा कि गोवा के बीच पे घूम रहे हो, तो वर्चुअल रियलिटी होगा। उसमें मैं ये भी कहता था कि भक्त का चश्मा लगाने के बाद ही जहाँ डेवलप नहीं भी रहेगा वहां भी डेवलप दिखाई देने लगेगा। फेसबुक पर शेयर होता है बहुत सारा। तो वो जो एग्जाम्पल होते हैं भक्त का चश्मा, या खाने को है नहीं वहाँ ताज ताज होटल जैसा महसूस कर रहे हो, तो वो वर्चुअल रियलिटी होगा। एक्चुअल रियलिटी का एग्जांपल ये दिया गया था, जैसे तुम साउथ अफ्रीका में फुटबॉल का मैच चल रहा है, तुम टीवी पर बैठ के घर पर लाइव देख रहे हो, तो वो एक्चुअल रियलिटी का एग्जांपल होगा। तो कोर्ट ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है एक्चुअल रियलिटी का पार्ट है। और कोर्ट ने तीसरी बात कहा था कि जो सेक्शन 273 है, इटसेल्फ 2 एक्सेप्शन क्रिएट कर दे रहा है। इटसेल्फ 2 एक्सेप्शन क्रिएट कर दे रहा है। एक एक्सेप्शन तो वहां से स्टार्ट हो जाता है कि एक्सेप्ट एज अदरवाइज स्पेशली प्रोवाइडेड बाय दिस कोड। और दूसरा जो एक्सेप्शन है कि एक्यूज जहाँ प्रेजेंस न हो, जहाँ एक्यूज का पर्सनल प्रेजेंस डिस्पेंस कर दिया जाए, वहां पे एडवोकेट का प्रेजेंस होना मान लिया जाएगा। एडवोकेट अगर प्रेजेंस होता है तो वहां पे माना जाएगा। तो कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 273 इटसेल्फ 2 एक्सेप्शन क्रिएट कर दे रहा है। तो यहाँ पे कोर्ट ने प्रेजेंस को 2 पार्ट में डिवाइड किया था। एक था फिजिकल प्रेजेंस और दूसरा पार्ट था कंस्ट्रक्टिव प्रेजेंस। इस तरह से यहाँ पर हमने पहला पॉइंट डिस्कस कर दिया, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस प्रफुल्ल बी देसाई। अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई 273 सीआरपीसी के पर्पज से सीआरपीसी में क्या लिखें इसको, तो आप लिखेंगे कि सीआरपीसी के पर्पज से वर्ड यहाँ पे एविडेंस यूज हुआ है 273 में, कि ऑल एविडेंस शैल बी टेकन इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज्ड। तो प्रफुल्ल बी देसाई में कहा गया था कि एविडेंस इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। और दूसरा बात इसमें यही कहा गया था कि प्रेजेंस, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रेजेंस, फिजिकल प्रेजेंस एंड कंस्ट्रक्टिव प्रेजेंस, एंड वीडियो प्रेजेंस थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज द कंस्ट्रक्टिव प्रेजेंस। और तीसरा पार्ट कहा गया था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है वो एक्चुअल रियलिटी के अंतर्गत आता है। और चौथा कंडीशन इसमें बता दिया गया था कि कौन कौन कंडीशन फुलफिल होंगे जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अलाउ होंगे। तो यहाँ पर हमने चार्ट बना दिया, चार्ट के माध्यम से आप पढ़ लेंगे। एक नया जजमेंट है, बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है,
देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तुम लोग प्रफुल्ल भी देसाई केस लिख कर के आओगे तो बहुत पुराना हो गया, 2003 का जजमेंट हो गया, तो कैसे नंबर मिलेगा? तो हमने इसको बहुत ही संघर्ष करने के बाद ये सब मतलब वो खोजा जजमेंट, नए नए जजमेंट खोज कर लाया हूं तुम लोगों के लिए। तो इसके माध्यम से मैं बताऊंगा कि नहीं कैसे लिखना है सेमेस्टर एग्जाम में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। सेमेस्टर एग्जाम के लिए कभी तैयारी मत किया करो, उसके लिए दुख की काफी है, जिस दिन उठाओगे उस दिन पढ़ जाओगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हमेशा सोचो। तब महेंद्र चावला के केस में क्या कहा गया था, बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है, महेंद्र चावला केस है। तो महेंद्र चावला केस में ये था कि एक हम आईपीसी में केस पढ़ा रहे थे, साक्षी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, जिसमें कि शायद 2003 का या 4 का जजमेंट डिसाइड हुआ था, जिसमें उन्होंने रिट पिटिशन फाइल किया था कि कुछ मामले में विटनेस प्रोटेक्शन के लिए और चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंसेस में किस तरह से एविडेंस रिकॉर्ड किया जाए, रेप का डिफिनीशन चेंज करने के लिए आर्गुमेंट किया गया था उसी समय। तो इसमें कहा गया था, महेंद्र चावला केस में कहा गया था कि देखिए भाई 2 पार्ट हैं। एक तो हमें ये देखना है कि भाई 273 क्या है, 273 कहाँ पे बेस्ड है? 273 इज बेस्ड ऑन द टेनेंट्स ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस की डिमांड होती है कि एक्यूड को ऑडी अल्टरम पार्टम दिया जाए। ऑडी अल्टरम पार्टम का मतलब ये है कि उसको दोनों टाइम मौका दिया जाए। दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है उसका सुनेगा, उसका डेमनियर देखेगा, उसका हाव भाव देखेगा, तभी तो अपना रिप्लाई करेगा ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात महेंद्र चावला केस में ये कहा गया था कि 273 किसका पार्ट है? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का पार्ट है। और इसके हिसाब से प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का पार्ट है तो क्या होना चाहिए? कहता है कि विटनेसेस मस्ट बी एग्जामिन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज and such principle cannot be sacrificed in trials and inquiries regarding sexual offenses। और कोर्ट का कहना था कि ये जो नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है, इवन अगर सेक्सुअल ऑफेंसेस का भी ट्रायल हो या सेक्सुअल ऑफेंसेस का भी इंक्वायरी हो तो वहां पर ये इस प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे अभी अभी मैं बता रहा था ना कि जैसे ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग की बात हो रही थी, तो तुम बोल रहे थे, सुमित बोल रहा था कि नहीं पुलिस को कवर करेगा कि नहीं, तो मैं कह नहीं रहा था कि ट्रायल और इंक्वायरी और कमीशन को कवर करेगा, केवल पुलिस को कवर नहीं करेगा। तो देखो यहाँ पे कोर्ट ने वर्ड यूज कर ही दिया, इंक्वायरी वर्ड यहाँ पे लिख दिया है, या तो ट्रायल हो या कोई और इंक्वायरी हो। तो कोर्ट ने कहा कि लेकिन एक अच्छी बात यह है कि कोर्ट ने एक नया प्रिंसिपल वो कर लिया है, दोनों में रिलेशन बनाते हुए कि सेक्सुअल ऑफेंसेस का ट्रायल भी अफेक्ट ना हो और एक्यूड का राइट भी अफेक्ट ना हो। इन दोनों का वो क्या निकाला गया है, मतलब जुगाड़ क्या निकाला गया है, बीच का रास्ता क्या निकाला गया है? तो बीच का रास्ता ये निकाला गया है कि इन सच सिनारियो एग्जामिनेशन ऑफ दीज विटनेसेस थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रोवाइड सॉल्यूशन to which the balance of the interest of the accused as well as vulnerable witnesses is solved। इसका कहना है कि जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो मैटर आया हुआ है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो मैटर आया हुआ है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आप दोनों बैलेंस बना देता है। एक तो एक्यूज का भी राइट प्रोटेक्ट हो जाता है, और दूसरा जो वल्नरेबल विटनेसेस होते हैं, जो डरे सामे होते हैं, जो एक्यूज बहुत प्रभावशाली होता है, उसके खिलाफ एविडेंस नहीं दे पाते हैं। तो मतलब ये हुआ कि महेंद्र सिंह चावला केस में 2-3 बात ध्यान में रखना होगा। पहला बात तुम्हें ध्यान में रखना होगा कि पहली बार इस केस में कहा गया था कि 273 प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का पार्ट है। तुम्हें प्रूफ करना पड़ेगा कि फेयर ट्रायल में कैसे आता है, ये बात को लिखना पड़ेगा कि फेयर ट्रायल में इसलिए आता है कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का पार्ट है। दूसरा बात कहा गया था कि एक तरफ एक्यूड का राइट है और दूसरे तरफ वल्नरेबल विटनेसेस का, तो इन दोनों में बैलेंस बनाने का सोल्यूशन है। दोनों को बैलेंस बनाने का सोल्यूशन क्या है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक सोल्यूशन प्रदान करता है। इन सच इंक्वायरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है सोल्यूशन देता है। तो इस तरह से इसका एक सॉल्व निकाल लिया गया 2 पॉइंट। लेकिन सबसे लीडिंग केस आत्माराम वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान का केस है। सच्चाई बता देंगे, इस केस को पढ़ करके मैं भी हैरान रह गया। मैं कहा कि अगर इस केस को नहीं पढ़ाता तो शायद तुम लोगों के साथ अन्याय हो जाता। बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है, और एक केस मतलब कि समझ लो कि 100 केस पर भारी पड़ेगा, क्योंकि नाम ही है आत्मा। आत्मा का सीधे परमात्मा से मिलन हो रहा है। राम माने क्या होता है? राम माने लॉर्ड राम, परमात्मा। आत्मा तुम ही हो, आत्मा। तो आत्मा राम वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान का लैंडमार्क जजमेंट है। इसका मैं फैक्ट बताऊंगा, इसके बाद थोड़ा सा बताऊंगा, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा जजमेंट लगा है। क्यों अच्छा लगा है? आप पहले तो फैक्ट ये जान जाओ कि एक ये इस केस में
एक मतलब लगभग 7 पीपल मिल करके 7 पर्सन ने मिल करके कितने मर्डर किए थे? 4 मर्डर किए थे। 1-2 मर्डर नहीं, कितने? 4 मर्डर किए। चलो भाई मर्डर किए, एफआईआर लॉन्च हुआ, प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई। जब प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई तो उसमें देखो एक कमी क्या हुई, प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई और सातों एक्यूज्ड क्या थे? जुडिशियल कस्टडी में थे। कहाँ पे थे? जुडिशियल कस्टडी में थे। और प्रोसिक्यूटर ने कई अपने विटनेसेस का एग्जामिन करवाना शुरू कर दिया और उसी दौरान 12 विटनेसेस का एग्जामिनेशन इन चीफ हो गया। 12 विटनेसेस का जब एग्जामिनेशन इन चीफ हुआ तो सारे एक्यूज कहाँ थे? जेल में थे। मतलब कि कोर्ट में वो चल रहा है, मतलब एग्जामिनेशन चल रहा है और एक्यूज जेल की हवा खा रहे हैं। तो अब एक क्या हुआ कि एक बात और है कि इन सबों को बाद में क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका मिला, लेकिन एग्जामिनेशन इन चीफ के दौरान ये प्रेजेंट थे ही नहीं। अब इसके बाद उसके एडवोकेट ने ऑब्जेक्शन कर दिया, कहा कि मिलाड आप किस यूनिवर्सिटी से एलएलबी पढ़ कर के आए हो? कौन गुरु पढ़ाया हुआ है आपको? मुरारी तो कहीं नहीं पढ़ा दिया है। कह रहा है कि आप कह रहा है 273 की नहीं उसका लेना चाहिए, एक्यूज के प्रेजेंस में आपका लेना चाहिए और हमारे क्लाइंट जेल में, आप यहाँ पर एग्जामिन करवा रहे हो, एग्जामिनेशन चीफ करवा रहे हो। तो ट्रायल कोर्ट को रियलाइज हुआ तो ट्रायल कोर्ट ने एग्जामिनेशन क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान मौका दिया, लेकिन एग्जामिनेशन इन चीफ के दौरान मौका नहीं दिया। और इस तरह से मैटर को एविडेंस को रिकॉर्ड करते हुए इन सबों को डेथ सेंटेंस अवार्ड कर दिया। जब डेथ सेंटेंस अवार्ड हो गया तो ये चारों के चारों पहुंच गए हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में जब पहुंच गए तो हाई कोर्ट में क्या हुआ देखो, हाई कोर्ट के पास 3 ऑप्शन था, 3 थे क्वेश्चन ऑलरेडी थे। हाई कोर्ट के पास जब ये मैटर आया तो आर्गुमेंट क्या था? अब देखो एक्यूज का आर्गुमेंट ये था कि मिलार्ड्स ऐसा करिए कि 273 का वायलेशन हुआ है, सारा का सारा ट्रायल ही विसिएट हो गया, पूरा ट्रायल को ही खत्म कर दीजिए और हम लोग घर चले जाएं। मतलब ये उन सबों का आर्गुमेंट था कि इसका देखो सबसे बड़ी बात ये है कि इसका क्वेश्चन ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर व्हाट वुड बी इफेक्ट इफ सेक्शन 273 हैज नॉट बीन कंप्लाइड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या यह प्रोसीडिंग विसिएट कर जाएगी या यह प्रोसीडिंग विसिएट नहीं करेगी? क्योंकि इसके रिगार्डिंग सेक्शन 460, 461, 2, 3, 4, 5 कुछ भी डिस्कस नहीं करता है कि अगर 273 को फॉलो नहीं किया गया तो प्रोसीडिंग विसिएट करेगी कि नहीं विसिएट करेगी। ये सबसे इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इस केस का ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब एक मैटर आया यहाँ पे, तो हाई कोर्ट के पास जब मैटर आया तो हाई कोर्ट ने 3 क्वेश्चन फ्रेम किया। एक क्वेश्चन तुम लोग पढ़ लेना भाई, बहुत बहुत अच्छा केस है, इससे अच्छा केस कुछ हो ही नहीं सकता है। और हमें अगर एग्जाम सेट करने का होता तो मैं क्वेश्चन भी इसी पे पूछ देता, लेकिन मैं सेट नहीं करता हूँ, मेरा इतना काबिलियत है भी नहीं। तो इस तरह का है कि वेदर द इंटायर ट्रायल शुड बी डिक्लेयर्ड विसिएटेड। तो पहला क्वेश्चन ये था कि क्या पूरा ट्रायल विसिएट कर जाए और एक्यूज को घर भेज दिया जाए। दूसरा ये पॉइंट था कि क्या केस को सिर्फ रिमांड पर भेजा जाए, जैसा कि हाई कोर्ट के पास पावर है 391 के अंतर्गत। तीसरा ऑप्शन था कि क्या सिर्फ और सिर्फ इस मैटर को डी नोvo ट्रायल के लिए भेज दिया जाए, जैसा कि पावर दिया गया 380, जैसा कि पावर दिया गया है 386 क्लास बी में। अब इसमें से 3 ऑप्शन है, या तो हाई कोर्ट प्रोसीडिंग को विसिएट कर दे जैसा एक्चुअली डिमांड कर रहे हैं, दूसरा है कि केस को रिमांड कर दे, तीसरा ऑप्शन है कि 386 बी को यूज करते हुए डी नो ट्रायल का ऑर्डर दे दे। अब इस केस में हाई कोर्ट ने क्या किया, हाई कोर्ट ने तीसरा ऑप्शन को चूज किया, डी नो ट्रायल। डी नो ट्रायल का मतलब क्या है यहाँ पे कि ट्रायल नए सिरे से स्टार्ट हुआ। ट्रायल नए सिरे से स्टार्ट करने का इसने आदेश दिया कि ऐसा है कि जहां से एग्जामिनेशन रुका हुआ था, जहां उन सबों को मौका नहीं दिया गया, वहां से ट्रायल स्टार्ट कर दो। मतलब कि इसमें सुप्रीम कोर्ट हल्का सा मॉडिफाई करेगा, लेकिन इस पॉइंट को सुप्रीम कोर्ट भी अपहेल्ड कर देगा। तो तीसरे पॉइंट को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट किया। तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने डी नो ट्रायल का ऑब्जेक्शन दे दिया कि ठीक है भाई एक्यूट अब सब वापस जाओ, तुम लोग को वहां पे मौका मिलेगा और तुम लोग को एग्जामिन होगा, जाओ। लेकिन एक्यूट अड़े हुए थे कि नहीं अब हम लोग वहां नहीं जाएंगे, वापस नहीं जाएंगे, या तो आप प्रोसीडिंग खत्म करिए सारी या तो हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। तो हाई कोर्ट ने कहा जाओ सुप्रीम कोर्ट, तो वो सब चले गए सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो सुप्रीम कोर्ट जब चले गए तो सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे आर्गुमेंट शुरू हो गया।
देखो हाई कोर्ट का रीजन क्यों था डी नो ट्रायल का, हाई कोर्ट ने कहा कि देखिए इस मैटर में ट्रायल को हम विशिएट नहीं कर सकते। क्यों नहीं विशिएट कर सकते? इसमें ये रीजन दिया गया था कि यहाँ पे एक विक्टिम का भी ध्यान में रखना है और साथ साथ में हमें एक्यूज्ड का भी ध्यान में रखना है। फेयर ट्रायल का मतलब ये कभी नहीं होता कि सिर्फ एक्यूज्ड के लिए फेयर ट्रायल दें और विक्टिम के साथ अन्याय करें, नहीं, फेयर ट्रायल का मतलब दोनों पार्टी के लिए फेयर ट्रायल होना चाहिए। अब जब मैटर सुप्रीम कोर्ट में आया तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको थ्रोली डिस्कस किया। सुप्रीम कोर्ट में एक ही इशू था, हम इशू को यहाँ पर और ब्रीफ कर देना चाहते हैं। इशू था कि वेदर द ट्रायल वाज विसिएटेड और एरर कुड बी रेटिफाइड। ये तुम्हारा इशू है, क्या ट्रायल विसिएट करेगा या एरर है जो कि रेटिफाइड किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका थ्रोली एनालिसिस किया और एनालिसिस करके सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही इस केस में कहा गया है 299 और 317 दोनों ही एक्सेप्शन है, दोनों ही एक्सेप्शन है। किसके एक्सेप्शन है? एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड, जो स्टार्टिंग वर्ड है दोनों 299 और 317 एक्सेप्शन है। और साथ साथ में इसमें यह भी कहा गया था एक और एक्सेप्शन है जहां एक्यूज्ड का फिजिकल प्रेजेंस जरूरी नहीं है। जब वर्ड यूज होता है कि व्हेन हिज पर्सनल अटेंडेंस इज डिस्पेंस्ड विथ इन प्रेजेंस ऑफ हिज लीडर, ठीक ना। ये तीसरा है, तो दो हो गए तुम्हारे। एक तो हम कह सकते हैं कि 299 का हो गया, ओहो, एक 299 हो गया, दूसरा 317 हो गया और तीसरा हुआ प्रेजेंस ऑफ द लीडर हो गया। इन तीन तरह के एक्सेप्शन हो गए। लेकिन तीसरा एक्सेप्शन तब काउंट होगा जब फिजिकल प्रेजेंस की बात आएगी। अगर फिजिकल और कंस्ट्रक्टिव प्रेजेंस को एक में कवर कर लोगे तब दो ही एक्सेप्शन होगा, तब 299 और 317 ही एक्सेप्शन होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के डिसीजन को अपहेल्ड किया और कहा कि ये जजमेंट है, वहां पे हमें विक्टिम और उन दोनों, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज सर्टेनली, हमें दोनों का ध्यान में रखना है। किसका किसका? इट इज सर्टेनली द सोसाइटल इंटरेस्ट। सोसाइटी का इंटरेस्ट क्या है? सोसाइटी का इंटरेस्ट ये होता है कि जो गिल्टी आदमी है मस्ट बी पनिश्ड एट द सेम टाइम, सेम टाइम वो पनिश्ड होना चाहिए। लेकिन साथ साथ में हमें एक्यूट के बारे में भी ध्यान रखना होगा। एक तो सोसाइटी हो गया, दूसरा एक्यूट हो गया। एक्यूट की तरफ से हमें ध्यान रखना होगा फेयर ट्रायल की प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट विच इंश्योर फेयर ट्रायल मस्ट बी एडहियर टू। तो यहाँ पे हमें दो पॉइंट हो गए। कौन कौन पॉइंट हो गए? एक तो हमें सोसाइटी का इंटरेस्ट ध्यान में रखना होगा। ओहो, पेंसिल चाहिए था। हाँ, एक तो हमें सोसाइटी का इंटरेस्ट ध्यान में रखना चाहिए था, पहला ये हो गया हमें सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरा हमें हो गया कि सेम टाइम फेयर ट्रायल का भी ध्यान में रखना होगा। तो दोनों को हमें ध्यान में रख करके आगे बढ़ना होगा। तो इस तरह से कोर्ट ने कहा कि डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट वाज अपहेल्ड। तो तुमसे अगर कोई एग्जाम में पूछे कि अगर 273 का अगर वायलेशन होगा तो क्या हो सकता है, तुम बताना कि 273 का अगर वायलेशन होगा तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास तीन ऑप्शन होते हैं। तीन ऑप्शन में ये पहला ऑप्शन तो प्रोसीडिंग विसिएट हो सकती है, जहां पर कि रिकवरी का मतलब कि फेयर ट्रायल होने का एकदम चांस नहीं था, एविडेंस था ही नहीं, फिर भी ट्रायल चल रहा था। तो तीन ऑप्शन हो सकते हैं, विसिएट भी कर सकता है और 391 का यूज करके केस को रिमांड कर सकता है और 386 बी का यूज करके डिनोट ट्रायल कर सकता है। तीनों ऑप्शन है। अब ये तीनों ऑप्शन फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस के हिसाब से देखे जाएंगे। यहाँ पे क्या था कि रियल में 4 मर्डर हुए थे, 4 मर्डर हुए थे, डे लाइट में हुए थे। 4 मर्डर हुए थे, तो अब बताइए कि 4 एक्यूज्ड को हम सिर्फ टेक्निकल उस पे ला करके टेक्निकलिटी के बेसिस पर हम प्रोसीडिंग विसिएट करा करके सारे को रिलीज कर देंगे, तो ये भी तो उचित नहीं है ना। तो इस तरह से कोर्ट ने कहा कि फेयर ट्रायल के साथ साथ हमें सोसाइटी का इंटरेस्ट ध्यान में रखना होगा, दोनों का इंटरेस्ट। सोसाइटी का इंटरेस्ट क्या है कि जो आदमी अपराधी है उसको सजा मिलनी चाहिए। एक्यूज्ड का क्या इंटरेस्ट है कि फेयर ट्रायल कंडक्ट होना चाहिए। इस तरह से हमने इस पॉइंट को डिस्कस कर दिया। तो इस तरह से हमने इस पॉइंट को क्लियर किया। और इसके एक्सेप्शंस, 273 का एक्सेप्शन, यहाँ पर एक और सेक्शन है जिसको कि बाद में डिस्कस हम लोग करेंगे। और तीनों केस का नाम याद रख लो, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस प्रफुल्ल बी देसाई, महेंद्र चावला। महेंद्र ट्रैक्टर नहीं होता है, ट्रैक्टर भी होता है, ट्रैक्टर गाँव में खेत जोतने का, सब तुम मुझे समझ गए होगे।
महेंद्र चावला महेंद्र का केस हो गया, एक आत्माराम का केस हो गया। ये देखो एकदम रिसेंट जजमेंट है 18-19। अब बताओ कि जजमेंट को पूरा पढ़ करके सॉर्ट आउट करना कितना मुश्किल होता है। अब देखो इसका डिस्कस किया यू ललित ने डिस्कस किया। कौन किया है? यू ललित ने। इसका कौन डिस्कस किया है? AK सिकरी ने। इसका कौन डिस्कस किया? डिवीजन बेंच का जजमेंट था, SN वैरवा एंड BN अग्रवाल ने डिस्कस किया है। चलो आज एक और अदर सेक्शन पार्ट की स्टार्टिंग कर देते हैं। सेक्शन 300 का स्टार्टिंग कर देते हैं। आज ये कवर कर लिया हमने। हाँ, डू यू वांट टू सेव द चेंजेस? नो, बस कहाँ गई स्क्रीन? नहीं शेयर तो बस 1 मिनट लगेगा। अभी इनको मैं ठीक कर लेता हूँ। शेयर स्क्रीन, अरे जा ही नहीं रहा भाई। मुझे जा ही नहीं रहा, कहाँ से जाए? आओ वर्ड वर्ड फाइल से ही कर देते हैं। 1 मिनट लगेगा। अभी लिख ही रहा था। तुम लोग का नोट्स लिखना भी बहुत मुश्किल काम है यार, बहुत बोर हो जाता हूँ कई बार तो। हाँ चलो सेक्शन 300 का स्टार्ट करते हैं। हाँ सुमित, इसको देखते रहना, फाइल अगर कुछ होगा तो चेंज सेव करना होगा थोड़ा सा। हमें देखना है पहला केस हम देखेंगे कि संगीता बेन महेंद्र बाई पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का पहला जजमेंट है। इस जजमेंट का ये ध्यान में रखना है कब डिसाइड हुआ था? 2012 में डिसाइड हुआ था। और दूसरा पॉइंट हमें देखना है कि स्टेट ऑफ एनसीटी वर्सेस संजय का एक केस है। और तीसरा हमें देखना है कि शिवाला भीखम सर वर्सेस बावलीर कुमार जट्टी 2017 का केस है। मैं हैरान इस बात का लेकर के हूँ कि ये जो जजमेंट खोलोगे, ये जो केस। सर हाँ स्क्रीन पे नहीं आ रहा कुछ। स्क्रीन पे नहीं आ रहा है, 1 मिनट मिल जाओ। हम भी एकदम जोश में रहते हैं ना। तुम तो बहुत दिन के बाद तो मिले हो, अब आ रहा है? हेलो। यस सर। हाँ, यस सर, यस सर। तुम सब बहुत दिन के बाद मिलो, हम भी आज फ्रस्ट्रेशन उतार ही देना चाहते हैं। तो चलो, आज हम वॉइस क्लियर है ना? हाँ सर। तो कल से रेगुलर क्लास स्टार्ट कर दिया जाए। हाँ सर। हाँ, आज से पहले मैं रात वाला क्लास लूंगा। एविडेंस का थोड़ा सा रोकूंगा क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता है, लड़के छोड़कर जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है थोड़ा सा। पहले रात को 2-4 क्लास लूंगा CRPC का, इसके बाद एविडेंस शुरू करूंगा, ठीक ना? ओके सर। ओके सर। हाँ। अब एक 3 केस है यहाँ पे। पहला केस तो तुम्हारा संगीता बेन का है। संगीता बेन, बेन का मतलब बेन तो बहुत लोग हैं, लेकिन ये संगीता बेन की बात चल रही है। हम सारे बेन की बात नहीं कर रहे हैं, ये संगीता बेन की बात हो रही है। और एक तो संजय है। संजय भी बहुत लोग हुए हैं, कोई संजय गांधी बनकर के उभरा, तो कोई संजय दत्त बनकर के उभरा। कई संजय हैं, लेकिन ये संजय संजय है। और एक जो है शिवाला का केस है। शिवाला भीखम सर वर्सेस बावलीर कुमार जट्टी का केस है। ये रियल में जजमेंट तो हमारे रियल हीरो का जजमेंट है। ये इस केस का मिस्टर मतलब लालू प्रसाद यादव जी का, जगन्नाथ मिश्र जी का, मतलब कि जो वो वाला जो घोटाला नहीं हुआ था ये अफोर्डर स्कैम का, उसका ये जजमेंट है। लेकिन मैं हैरान रह गया कि इस जजमेंट में पूरा मैं ओरिजिनल जजमेंट पढ़ा और इसका नाम सर्च किया, न इस जजमेंट में कहीं शिवाला का नाम मिला, न ही बलबीर का नाम मिला, इन सबों का नाम ही नहीं मिला, लेकिन जजमेंट का नाम यही है। और यही नहीं, मैं ओरिजिनल जजमेंट से पढ़ा हूँ, ओरिजिनल जजमेंट पर भी यही नाम दिया हुआ है। तो जो भी हो, लेकिन अगर शिवाला केस का अगर बात डिस्कस हो रही है तो ये समझ लेना कि मिस्टर लालू यादव, मिस्टर जगन्नाथ मिश्र का और उसमें उसका फैक्ट है ये। उसका फैक्ट मैं हल्का सा डिस्कस कर दूंगा। इन दोनों का फैक्ट डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन शिवाला का डिस्कस कर देता हूँ। शिवाला केस में एक्चुअली हुआ क्या था कि जैसे कि फॉर्डर स्कैम हुआ था, तो कई बार फॉर्डर स्कैम हुआ था, कई ट्रांजेक्शन में हुआ था। तो कुछ मैटर में मिस्टर लालू प्रसाद यादव, जगन्नाथ मिश्र को वो हुआ था, एक्विटल हुआ था। और कुछ मैटर में नहीं हुआ था, कुछ मैटर में चल रहा था। तो चाईबासा वाला जो था स्कैम घोटाला, वो ज्यादा हाईलाइटेड था। तो ये लोग क्या किए कि बाद में वो जजमेंट को चैलेंज कर दिए कि देखिए भाई साहब, सारा तो फॉर्डर का ये पिछले वाले जजमेंट में इसी तरह का था, हम लोग को एक्विटल हो गया है, इसमें भी आप एक्विटल कर दीजिए, इसमें सेक्शन 300 अप्लाई कर दीजिए। और 300 अब कहता है कि अगर एक व्यक्ति एक मामले में या एक फैक्ट में अगर कन्विक्शन हो गया, तो उसी मामले में उसी मैटर पे आप कन्विक्शन नहीं करेंगे। तो शिवाला वाला केस का लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था।
और इसको डिसाइड भी किए थे अरुण मिश्रा जी ने डिसाइड किया था, ऑनरेबल जस्टिस अरुण मिश्रा ने डिस्कस किया था। और मिस्टर लालू यादव और मिस्टर जगन्नाथ मिश्र का जो भी आर्गुमेंट था वो रिजेक्ट कर दिया गया था। तो क्यों रिजेक्ट किया गया था, कैसे रिजेक्ट किया गया था, इसको हम थोड़ा सा ब्रीफ में ही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेंगे। इसके बाद तो कल से क्लास स्टार्ट होगा, टाइम भी बहुत कम है। इंट्रोडक्शन में हम जाएंगे तो एक पॉइंट है कि एट्रोफोइस एक्विट, एट्रोफोइस कन्विक्ट। देखो एक बात और मैं बता दूं कि इसमें मेंस में कई क्वेश्चन आए हुए हैं। आज इसको शेयर नहीं किया हूं, या दूसरा फाइल है। मेंस में क्वेश्चन बहुत सारे आए हुए हैं। तो एक कौन सा प्रिंसिपल हमें डिस्कस करना है, एट्रोफोइस एक्विट एंड एट्रोफोइस कन्विक्ट। इसी को हम रूल अगेंस्ट डबल जेओपार्डी भी कहते हैं। इसका मीनिंग यहाँ पे है वंस एक्विटेड और कन्विक्टेड कैन नॉट बी ट्राइड फॉर सेम ऑफेंस। तुम लोग अगर इसका वैल्यू ही देखना चाहते हो, सेक्शन 300 का वैल्यू देखना चाहते हो, तो मैं अभी तुम लोगों का इसका वैल्यू दिखा देता हूँ, ताकि तुम लोगों को अपनी औकात पता चल जाए और इस सेक्शन की भी औकात पता चल जाए। जबरदस्त सेक्शन है एकदम। इसका वैल्यू तुम्हें दिखाता हूँ। देखो ये डीजीएस में भी आया हुआ है क्वेश्चन। देखो 2019 में जब जब एग्जाम, जहां जहां एग्जाम हुए, हर जगह एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ वही था, डीजीएस में क्वेश्चन आया 2019 में। क्या क्वेश्चन है भाई, which section of the CRPC enacts the rule atrophois acute atrophois convict। अब देखो डीजीएस का क्वेश्चन है, तो ऑप्शन कौन होगा, सेक्शन 300 सही होगा। लग रहा है फेलवा कुछ छुट्टी पड़ गई है क्या। हाँ ये है 300 का। अब उसी 2019 में राजस्थान में क्वेश्चन एग्जाम हुए, तो राजस्थान में भी 2019 में क्वेश्चन वही था, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जेओपार्डी किस सेक्शन में है। देखो बस हम अभी मैं शुरू में इंट्रोडक्शन में कह रहा था कि सेक्शन 300 जो है वो दो चीज की बात करता है। दो का एक ही चीज, मतलब प्रिंसिपल तो एक ही चीज है, लीगल मैक्सिम और टर्मिनोलॉजी बस अलग है। एट्रोफोइस एक्विट, एट्रोफोइस कन्विक्ट एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जेओपार्डी, वर्डिंग बस अलग है। तो अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई, राजस्थान में कौन सा सही होगा, तो राजस्थान में बी सही होगा। अब हम आते हैं उसी समय यूपी में क्वेश्चन हुआ था। अब मैं यहाँ लिख नहीं पाया हूँ, पता ना जैसे भी छूट गया हो, लेकिन यूपी में भी यही क्वेश्चन आया हुआ था। यूपी में क्वेश्चन आया हुआ था, नेमो डेविड विज बेक्सारी प्रो कॉना मेंशन, 21 कहाँ पे मेंशन किया गया है, किस सेक्शन में मेंशन किया गया है। व्हाट आर द एक्सेप्शन, इस मैक्सिम का एक्सेप्शन पूछ लिया गया है, इसका एक्सेप्शन पूछ लिया गया है। तो मतलब ये तुम्हें जानना है कि इसका रूल क्या है, इसके एक्सेप्शन क्या है। तो इसमें एक्सेप्शन क्या सही है, इसका एक्सेप्शन है ये वाला एक्सेप्शन है, सी ऑप्शन सही है इसका। ये तुम्हारे प्री के हो गए। अगर मेंस में आओ तो यूपी मेंस में, हाँ यूपी का ये भी क्वेश्चन था, 2019 का क्वेश्चन है था, 18-19 का में आया हुआ है। मेंस में भी यही क्वेश्चन आया हुआ है, यूपी में भी आया हुआ है। मतलब मिला जुला करके अभी मैं यूपी का भी सॉल्व कर दिया हूँ। अभी भी झारखंड का भी क्वेश्चन आया हुआ है, तुम्हारा सिलेबस का भी, तुम्हारे सेमेस्टर एग्जाम में भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, उसको भी मैंने सॉल्व कर दिया हूँ। और इस तरह से